जय हिंद साथियों। इस वीडियो में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस हिसाब से बन जाता है कि किसी किसी एग्ज़ाम में पूछता है, किसी किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। और हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि आखिर इसमें से कितने सवाल हैं, किस तरह के सवाल हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य से अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग एक कहानी की तरह याद करने की कोशिश करेंगे। और साथियों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हर एग्ज़ाम का लेवल कहीं ना कहीं अब ऊपर ही बढ़ते जा रहा है। अर्थात वो जो है आजकल मुग़ल वंश सल्तनत के बारे में कम पूछ करके अब वो क्वेश्चन को फ्रेम इधर से भी करने की कोशिश करता है। तो साथियों, चलिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। साथियों, आपको पता होगा कि हमारे उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी, जिसमें कि अगर हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, उनका जो समय काल रहा था वो 1325 से 1351। इसी 1325 से 1351 के बीच 1336 ईस्वी में स्थापना होती है विजयनगर साम्राज्य की। और इस विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो होते हैं वो हरिहर और बुक्का होते हैं। साथियों, ये विजयनगर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। अगर हम लोग इस विजयनगर साम्राज्य के यदि क्षेत्र की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि लगभग पूरा दक्षिणी भारत, अर्थात जिसमें आप कहेंगे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, तेलंगाना। अब ये इसकी सीमा फिक्स नहीं थी, क्योंकि जब प्रतापी शासक हुआ करता था तो ये सीमा और भी ज़्यादा बढ़ जाया करती थी, और जब कभी कमज़ोर शासक हुआ करता था तो उसकी सीमाएं घट जाती थी। और वर्तमान में ये जो विजयनगर साम्राज्य है, इसका अवशेष आपको हम्पी, कर्नाटक में ही देखने को मिलता है। यहाँ विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी हम्पी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है बताइए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखेंगे हम्पी, कर्नाटक में। और ये भी पूछा जाता है बताइए यहाँ की राजभाषा क्या थी, तो याद रखेंगे तेलुगु। आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, ये तेलुगु तो आंध्र प्रदेश की भाषा है, कर्नाटक की भाषा तो कन्नड़ है, इस हिसाब से इसे तो कन्नड़ होना चाहिए था। नहीं साथियों, विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो थी तेलुगु। अब हरिहर बुक्का के बारे में एक बात समझ लीजिए, इस काकतीय शासक को आप जानते होंगे, प्रताप रुद्रदेव। इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। ये प्रताप रुद्रदेव यही व्यक्ति थे जिसको जीता था अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने। और इस प्रताप रुद्रदेव ने अपना सोने की मूर्ति बनवाई और उसको चारों तरफ से जंजीर में बांध करके अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित कर दिया, और साथ ही साथ कोहिनूर हीरा भी समर्पित किया। ये हरिहर बुक्का अपना राज्य स्थापित करने से पहले इसी प्रताप रुद्रदेव के अंडर में था, और इसको पकड़ करके हरिहर और बुक्का को मुस्लिम बना दिया गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी प्रताप रुद्रदेव को हराया था, इसके जो अंडर में काम करने वाले हरिहर बुक्का थे, इन दोनों को भी पकड़ करके मुस्लिम बना दिया गया। और यही हरिहर बुक्का जब दक्षिणी भारत वापस लौटे तो इनको एक गुरु मिल गए। उस गुरु का नाम था विद्यारण्य संत। इन्होंने इन दोनों हरिहर बुक्का को शुद्धि करवाया, अर्थात मुस्लिम से फिर से हिंदू बनाया, और फिर इनको सलाह दी दक्षिणी भारत में राज्य स्थापित करने की। साथियों, आपको पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य पर केवल एक वंशों ने शासन नहीं किया, इस पर टोटल 4 वंशों ने शासन किया था। नाम था उनका संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडो वंश। इन चारों वंशों ने मिल करके इस विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। हम लोग अक्सर सुनते हैं संगम वंश, तुलु वंश, इन सब चीज़ों के बारे में सुनते हैं, लेकिन कभी हम लोग समझ नहीं पाते आखिर ये सब सवाल पूछे कहाँ से जाते हैं। तो साथियों, ये सब सवाल विजयनगर साम्राज्य से ही है।
क्योंकि इन्हीं चारों वंशों ने शासन किया था। शुरुआत किया था संगम वंश से, फिर सालू वंश आया, फिर तुलु वंश आया, फिर अंतिम जो वंश था वो था अराविडो वंश। साथियों, इसी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत वैदिक ग्रंथों के एक भास्कर सायन व्यक्ति थे। इनका नाम था भास्कर सायन। क्या नाम था? भास्कर सायन। इनको आश्रय प्राप्त थे भास्कर सायन को। ठीक है, अब बात करें कि संगम वंश के शासकों की। सर्वप्रथम आपका संगम वंश ही आता है और इसके शासकों की हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें जो पहला शासक हुआ था वो था हरिहर प्रथम। हरिहर बुक्का दोनों भाई थे, तो पहला शासक बना कौन? हरिहर प्रथम। इसके समय की जो एक महत्वपूर्ण घटना होती है, हरिहर प्रथम अपने भाई बुक्का प्रथम के बेटे कुमार कंपन को भेज देता है मदुरा विजय के लिए, और अंततः ये कुमार कंपन जो है मदुरा जीतते भी हैं। इसीलिए कुमार कंपन की एक पत्नी, कवयित्री पत्नी होती है, नाम होता है उनका गंगा देवी। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है साथियों। इस गंगा देवी ने कुमार कंपन के मदुरा विजय को एक पुस्तक के रूप में रचना किया, जिसका के नाम था मदुरा विजयम। ठीक है, तो संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? याद रखेंगे, हरिहर प्रथम। इसके बाद जो संगम वंश का दूसरा शासक बना था वो बना था बुक्का प्रथम। आपको पता होना चाहिए, हरिहर और बुक्का ये दोनों तो भाई ही थे। हरिहर एक बार बन गए तो अब बुक्का प्रथम बनेंगे। बुक्का प्रथम के बारे में केवल एक ही बात याद रखिएगा, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। क्या नाम था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। बुक्का प्रथम ने उपाधि धारण की थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। इसके बाद आते हैं हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली, और बहमनी एक राज्य हुआ करता था। ये बहमनी राज्य भी अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इसका भी उदय हुआ था 1347 ईस्वी में। और इनकी जो सीमा हुआ करती थी बहमनी वंशों की, ये महाराष्ट्र से शुरू होते थे। महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और इनका सीमा जो है 4 जगहों पर टकराता था विजयनगर साम्राज्य से। इस वजह से इस बहमनी वंश, बहमनी राज्य और इधर विजयनगर साम्राज्य, इन दोनों में हमेशा से युद्ध, लड़ाई झगड़ा, संघर्ष चलता ही रहा। हरिहर द्वितीय ने इस बहमनी पर आक्रमण किया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके हरिहर द्वितीय ने बहमनी पर आक्रमण किया, और हरिहर द्वितीय ने बहमनी से गोवा और बेलगांव को छीन लिया। अब हरिहर द्वितीय के बाद आते हैं देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के बारे में केवल इतना ही याद रखिएगा, एक व्यक्ति थे, इटली का था वो, निकोलो कॉन्टी। क्या नाम था? निकोलो कॉन्टी। ये जो है 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य घूमने के लिए आया था, और इन्होंने इनके समय में, यानी कि देवराय प्रथम के समय में दास प्रथा किस तरह का था, उन सब चीज़ों के बारे में ये वर्णन करते हैं। साथ ही साथ वो जो है कुछ बांध के निर्माण के भी बारे में बतलाते हैं कि देवराय प्रथम इस तरह के व्यक्ति थे, इन्होंने कुछ बांधों का निर्माण करवाया। ये सब पूरे संगम वंश में सबसे प्रतापी शासक कोई हुआ था तो वो हुआ था देवराय द्वितीय। साथियों ध्यान रखिएगा, पूरे संगम वंश में जो सबसे प्रतापी शासक हुआ था वो कौन था? देवराय द्वितीय। इनके समय में बस 2 ही बातें याद रखिएगा। इनके समय में एक फारसी व्यक्ति आया था, अब्दुल रज्जाक। क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक। और दूसरा व्यक्ति थे श्रीनाथ। श्रीनाथ, दूसरा व्यक्ति का नाम क्या था? श्रीनाथ। ये भी तेलुगु ही लेखक थे। पूरे विजयनगर साम्राज्य में एक ही भाषा का उत्थान आपको देखने को मिलेगा, वो था तेलुगु, तेलुगु भाषा। तो श्रीनाथ जो थे एक व्यक्ति थे, ये भी देवराय द्वितीय के ही समय में इनके साथ रहते थे, इनके समकालीन थे। और अब्दुल रज्जाक ये फारसी व्यक्ति थे, ये भी देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य घूमने आए। देवराय द्वितीय के बाद आते हैं मल्लिका अर्जुन, और इनको नई उपाधि दे दी जाती है प्रौढ़ देवराय। कौन सी उपाधि दे दी जाती है? प्रौढ़ देवराय। और फिर अंतिम शासक बनता है
विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का जो अंतिम शासक बनता है वो बनता है विरूपाक्ष द्वितीय, और इस विरूपाक्ष द्वितीय को अपदस्थ करके नरसिंह सालोब ने सालोब वंश की स्थापना की। नाम का कन्फ्यूजन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। सालोब वंश के बाद आया तुलु वंश, और तुलु वंश की जो स्थापना किया था वो क्या था, वीर नरसिंह ने। देख रहे कितना कन्फ्यूजन है, नरसिंह सालोब वंश की स्थापना करता है, और वीर नरसिंह तुलु वंश की स्थापना कर देता है। और इसी वीर नरसिंह में अर्थात तुलु वंश में ही एक महत्वपूर्ण शासक हुए, नाम था उनका कृष्णदेव राय। क्या नाम था, कृष्णदेव राय। ये 1509 से 1529 तक ये गद्दी पर बैठे। इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी, गोलकुंडा का एक सुल्तान था, ये गोलकुंडा वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है, और गोलकुंडा का एक महत्वपूर्ण सुल्तान था, नाम था उनका कुली कुतुब शाह। इनके खिलाफ कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा और कृष्णदेव राय जीता भी। इसके बाद कृष्णदेव राय के बाद आता है अच्युत देव राय, जिनके समय में एक फर्नाओ नूनीज व्यक्ति आया था जो कि पुर्तगाली था। ये अच्युत देव राय के समय में आया हुआ था। चलिए अब हम लोग कृष्णदेव राय के समय में और क्या कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। याद रखेंगे साथियों, कृष्णदेव राय का कुली कुतुब शाह के बीच में संघर्ष हुआ था, और उसको जानते हैं हम लोग गोलकुंडा का युद्ध। गोलकुंडा का सुल्तान कौन था, कुली कुतुब शाह। आपको पता होना चाहिए साथियों कि इस गोलकुंडा में ही स्थापना किया था कुली कुतुब शाह ने ही कुतुब शाही वंश की। चलिए अब हम लोग देखते हैं फटाफट से कृष्णदेव राय के बारे में। साथियों, कृष्णदेव राय को कुछ उपाधियां प्राप्त थी। इनको आंध्र भोज कहा जाता था, इनके अलावे इनको आंध्र पितामह कहा जाता था, इनके अलावे इनको अभिनव भोज कहा जाता था। लेकिन आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है आपको कि कृष्णदेव राय को क्या कहा जाता था, तो याद रखेंगे आंध्र भोज। और ये कृष्णदेव राय, इनके समय में अष्ट दिग्गज लोग रहते थे। तेलुगु भाषा के 8 श्रेष्ठ कवि इनके समय में रहते थे। इसीलिए तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। हालांकि इनकी मृत्यु 1529 ईस्वी में ही हो जाती है। इसी अष्ट दिग्गज में ही एक व्यक्ति थे अलसनी पेड्डाना, कहीं कुछ नाम रहता है, बस पेड्डाना नाम याद रखिएगा। ये अलसनी पेड्डाना सबसे सर्वश्रेष्ठ थे इन 8 में, और रहेंगे भी। काहे कि इनको तेलुगु भाषा तो ज्ञात था ही, और साथ ही साथ इनको संस्कृत भी आती थी। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है कि मनु चरित्रम या मनु चरितम। ये किनकी पुस्तक है, अलसनी पेड्डाना की पुस्तक है। इनके समय में एक बारबोसा आया हुआ था जो कि पुर्तगाली व्यक्ति था। सबके समय में कोई ना कोई अइबे किया था। जैसे आप देखिएगा तो निकोलो कोंटी आया देवराय प्रथम के समय में, अब्दुल रज्जाक आया देवराय द्वितीय के समय में, नूनीज आया अच्युत राय के समय में, और उसके बाद बारबोसा है, देख लीजिए अभी आ गया कहाँ के, किसके साथ में, कृष्णदेव राय के समय में। अच्युत राय जो ये तो अलग चीज़ हो गया। बारबोसा जो आया वो कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय 8 दिग्गजों को तेलुगु भाषा के वो केवल रखते ही नहीं थे, बल्कि खुद भी एक पुस्तक लिखा करते थे। कृष्णदेव राय की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका कि नाम है अमुक्त माल्यद। क्या नाम है साथियों, अमुक्त माल्यद पुस्तक है। इसको किन्होंने लिखा था, तो कृष्णदेव राय ने ही लिखा था। ये था तेलुगु में। और साथ ही साथ कृष्णदेव राय एगो पुस्तक जाम्बवती कल्याणम लिखते हैं। क्या नाम है, जाम्बवती कल्याणम। और ये जो पुस्तक है ये रहता है संस्कृत में। साथियों, आपको पता होना चाहिए 1526 ईस्वी में बाबर ने जो है पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। अर्थात 1526 से लेकर के 1529 तक तो जिंदा था बाबर अपने आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि कृष्णदेव राय दक्षिणी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। अर्थात आप इसको कह सकते हैं कि कृष्णदेव राय और बाबर आपस में समकालीन थे। ठीक,
अब देखिए कृष्णदेव राय कुछ नगरों के भी स्थापना करता है। कृष्णदेव राय अपने माता के नाम पर नागलपुर नगर की स्थापना करता है। ये भागलपुर नहीं, नागलपुर की बात हो रही है, ठीक है। फिर हजारा मंदिर, हजारा मंदिर भी कहाँ है? हम्पी में ही है। इसकी भी स्थापना किन्होंने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। एक मंदिर है हम्पी में, नाम है उसका विट्ठल मंदिर। इसकी खासियत क्या है साथियों विट्ठल मंदिर का, कि इसमें 56 को तक्षित स्तंभ लगा हुआ है। और ये विट्ठल मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है और इसमें 56 को तक्षित स्तंभ है। और सब पर जब आप मारिएगा ना तो सबसे अलग अलग ध्वनि निकलती, सा रे गा मा पा धा नी सा वाला ध्वनि निकलती है। अंग्रेजों ने सोचा कि ओहो, लगता है कि इसको खोखला करके बनाया गया है। उन्होंने एक स्तंभ को तोड़ करके एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि पूरी तरह स्तंभ ठोस है। आखिर ये चीज़ें अलग अलग खंभों से अलग अलग ध्वनि कैसे आ सकती है? बाद में पता चला कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसमें कि पत्थर को पिघला करके फिर उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग ध्वनि के लिए उसे तैयार किया जाता था, जो कि वर्तमान में भी हम लोगों के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है पूरी वर्ल्ड में। समझ सकते हैं साथियों हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है। इसके बाद एक विरूपाक्ष मंदिर भी आपको मिलता है कर्नाटक में ही। सुग्रीव गुफा, ये भी कहाँ मिलता है? तो आपको मिलेगा कर्नाटक में। साथियों कृष्णदेव राय ने महाभारत को तेलुगु भाषा में अनुवाद करवाया था। कृष्णदेव राय ने महाभारत को तेलुगु भाषा में अनुवाद करवाया था। शुरू किया था नन्नी ने, और इसके बाद टिक्कन यर्रन, इन सब ने मिलकर के इनको पूरा किया। महाभारत को तेलुगु में किन्होंने किया था? तो नन्नी ने, और दूसरे बाद नन्य के बाद टिक्कन यर्रन, ये सब मिल करके महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया था। सब कुछ तो साथियों बिल्कुल सही ही चल रहा था। कृष्णदेव राय के बाद स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हुई। सदाशिव राय ये बने विजयनगर साम्राज्य के अगले शासक। ये थे तुलु वंश के, लेकिन इनका ज़्यादा कुछ चलता नहीं था क्योंकि उतना ये योग्य थे नहीं। इनका एक प्रधानमंत्री था, नाम था राम राय। इनका ही सब कुछ चलता था। इसी बीच विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ 4 मुस्लिम क्षेत्रों ने, 4 मुस्लिम राज्यों ने इनके खिलाफ 1565 में तालीकोटा के युद्ध का ऐलान कर दिया। और इस तालीकोटा युद्ध के मैदान में अकेला पड़ गया था विजयनगर साम्राज्य। और 4 राज्य कौन कौन से थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। कौन कौन सा? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ये सब मिलकर के विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस करके बर्बाद कर दिया। और इसका जो शासक था सदाशिव राय, उनका जो प्रधानमंत्री था राम राय, जो ये सब करवा रहा था, उनको युद्ध के मैदान में बंदी बना करके हुसैन निज़ाम शाह, क्या नाम था? हुसैन निज़ाम शाह, इन्होंने इनकी हत्या करवा दी। क्यों? क्योंकि ये राम राय जो थे मुस्लिम लोगों के बीच में, मुस्लिम जो इन लोग तो मुस्लिम ही थे, तो मुसलमानों के बीच में फूट डालो और शासन करो की नीति राम राय ने चलाई। और अंततः इनकी हत्या कर दी गई युद्ध के मैदान में हरा करके। और सबसे बड़ी गलती राम राय की ये भी हुई थी, इन्होंने सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को अपने सेना में शामिल किया था। हालांकि राम राय जीत रहा था, सदाशिव राव जीत रहा था, लेकिन उन मुसलमानों ने राम राय के साथ में धोखा किया और राम राय की इसमें हार हुई। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास काफ़ी ज़्यादा सुंदर गौरवपूर्ण है। हालांकि इसमें कहीं भी आपको युद्ध का बहुत ही कम प्रमाण देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ही ज़्यादा शक्ति संपन्न, बहुत ही ज़्यादा रुपए पैसे धन धान्य में काफ़ी एक नंबर, लेकिन युद्ध ने इनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके बाद
चौथा जो बना था वंश जो आया था, किसी तरह से कुछ छिटपुट जगह बच गया और चौथा वंश आया अराविडु वंश 1570 ईस्वी में। हालांकि अराविडु वंश से पहले सदाशिवराव तो जिंदा ही रह गए थे, इन्होंने ही फिर से शुरू शासन किया। लेकिन तिरुमल ने कहा कि अब तक आपका पत्ता ख़त्म हो चुका है, अब जाइए आराम करने के लिए। तिरुमल कहता है हम एक नए वंश की स्थापना करेंगे और उस वंश का नाम रहता है अराविडु वंश। इसी तिरुमल के बाद रंग प्रथम आता है और रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय आता है। इन्होंने अपना जो राजधानी बनाया आंध्र प्रदेश में चंद्रगिरी लेके चले गए, क्योंकि अब इनके पास कुछ रहा ही नहीं। लेकिन वेंकट द्वितीय के ही समय में मैसूर राज्य का उदय हुआ 1612 ईस्वी में। और इस मैसूर राज्य के संस्थापक कौन थे, तो याद रखेंगे वोडियार। साथियों, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कम सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी याद तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बहमनी राज्य के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, जौनपुर के बारे में, और जितने भी सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन से पहले जो भी कुछ घटना घटी थी, अगले वीडियो में हम लोग सभी सवालों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।